किसानों के लिए सर्कल रेट पर महापंचायत का आयोजन किया गया था अभी, और आपको भी क्या नाम से उस महापंचायत का अध्यक्ष बनाया गया। आपकी अध्यक्षता में वो पंचायत की गई थी, तो बताओगे आगे कि क्या उस पंचायत का आखिरी निर्णय हुआ? उस पंचायत में आखिरी नतीजा ये निकला कि एमएलए की बात सुन के ये तय हुआ कि एमएलए ने आश्वासन दिया कि भाई हमारा आपको या दिल्ली के जितने देहात के एमएलए हैं उनका सहयोग आपके साथ है। तो इसी बात पे फिर तय हुआ कि भाई कल जो है मुख्यमंत्री से मिल लिया जाए, और एमएलए से निवेदन किया गया कि भाई आप हमारा कल मुख्यमंत्री से मिलने का तय करो। तो एमएलए ने उसके बाद मुख्यमंत्री जी से बात की होगी शायद, और क्योंकि टाइम सेट हो गया, बात की होगी और वहाँ से टाइम मिल गया होगा, और आज उनकी मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री जी से हुई है। तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ राइटिंग में कुछ और बातें मांगनी है, और मेरे पास ये मैसेज आया है भगवान जी का कि भाई आप भी कल या जब भी चलने की बात होगी तो उसमें आप भी चलना। तो उसकी बात क्या नाम है, जो बात आपकी रह गई थी वहाँ वो रखी जाएंगी। तो यूँ करके पंचायत में जो सर्कल रेट की बात हो रही है, सर्कल रेट मेरा अपना विचार ये है कि सर्कल रेट ही मांग लेने से काम नहीं चलेगा। सर्कल रेट मांग, एक दफ़ा जब 1967 में चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने तो वो नारायण जी की पार्टी के सहयोग से सत्ता शपथ ली थी, लेकिन राजनारायण जी ने एक शर्त लगा दी बाद में कि सब किसानों की खेती ज़मीन की उगाही जो है वो माफ़ कर दो आप। तो चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि मैं किसानों की उगाही वगैरह जो है, लगान वगैरह जो है मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने इस बात पे कि नहीं करोगे तो हम अपना क्या नाम है समर्थन वापस ले लेंगे। तो उसमें चौधरी साहब का तर्क ये था कि अगर उनकी उगाही या उनका लगान माफ़ कर दिया गया तो उनके ज़मीन का अधिकार ख़त्म हो जाएगा और वो एक मजदूर किस्म का रह जाएगा, उसकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। आज उसकी पहचान है देश की सरकार के उसमें, इस देश के इस टुकड़े का मालिक कौन है, आज उसकी पहचान है। चौधरी साहब ने उसकी पहचान को ना ख़त्म करने के लिए लगान माफ़ नहीं किया। आज भी वही बात है, आप इसका 1 करोड़ एक बीघे के 10 करोड़ का सर्कल रेट फिक्स कर दो, कल को वो सारी पेमेंट मिल जाएगी तो ज़मीन सारी उसमें चली जाएगी एक तरह से। तो किसान जो है वो मजदूर भी शायद नहीं रहेगा। 10 करोड़ पैसा एक लिमिट है, पैसे की लिमिट है, पैसे की लिमिट है, जब भी होगी ख़त्म है। आज हमारे इस ज़मीन के आधार, और मैं अभी अगर बैठा हूँ तो शायद इसलिए वजूद में हूँ, मेरा अस्तित्व इस बात पे आधारित है कि ये हमारे पूर्वजों के पास ज़मीन थी। अगर ये हमारे पूर्वजों के पास ज़मीन नहीं होती तो मेरा शायद इस कैपेसिटी में ये अस्तित्व ना होता। तो कुल मिलाकर के मेरा आपके माध्यम से और कल की पंचायत के नाम पर ये एक निवेदन है कि हमारे अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया जाना चाहिए। और उस सब कुछ किया जाना में मेरी ये डिमांड है कि जो कराले के पास जो ये 3rd रिंग रोड निकली है, इससे जो बाहर की ज़मीन है वो सिर्फ खेती के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए सरकार को, कि इसमें खेती के अलावा और कुछ नहीं होगा, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई फला। आप जितनी क्या आप ये समझते हैं अगर ये जितनी कॉलोनियाँ बस रही हैं खेती की ज़मीन में, जितने ये फ्लैट बन रहे हैं 4-4, 10-10 मंजिले, ये हमारा विकास है? ये किसान का विकास नहीं है। ये तो आपने गरीबों से कह रखा है कि आ जाओ दिल्ली में और आ जाओ, हम तुम्हारे लिए घर देंगे, तो वो घर के लिए वो आ रहे हैं, ये तो उनके लिए व्यवस्था हो रही है।
इसमें किसान के नाम से कौन सा विकास हो रहा है? हमें तो खुश किया जा रहा है कि इलाके की डेवलपमेंट हो जाएगी जी, सड़कें निकल जाएंगी जी, पानी आ जाएगा। पानी और सड़कें पहले वैसे ही क्यों नहीं देते? बिजली आ जाएगी जी 24 घंटे, बसें आ जाएंगी जी 24 घंटे। ये अगर आपको हमारा विकास करना है तो बिजली, पानी व्यवस्था, सड़क मेंटेनेंस, फलाना ढेंगा हमें इसी हालत में दो। और इसको उद्योग मानो, इस कृषि भूमि को, और हमें उसका उद्योगपति मानो जमीन का, ताकि हम देश के लिए उसमें अन्न पैदा करके देश को दे रहे हैं। हमें कृषि का मजदूर जैसा क्यों मान रखा है? 1971 से डिमांड है देश के सामने कि कृषि को क्या नाम है, धंधा स्वीकार करे सरकार, कृषि को उद्योग के रूप में एक्सेप्ट करे सरकार। अटल जी ने भी एक दफ़ा पार्लियामेंट में कहा है। हमारी सरकारें जंगल और ज़मीन को तो ख़त्म करने के लिए जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेची जा रही हैं। इसके ऊपर क्या कहोगे आप? मोटे तौर पर ये मेरे इस कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह इस उद्देश्य से ना बेचा जाए। उद्योगीकरण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें कभी दो राय नहीं है। मैं उसके कभी खिलाफ नहीं हूँ कि भाई, मैं उसके वो नहीं हूँ, खिलाफ नहीं हूँ कह लो कि उद्योगीकरण बहुत ज़रूरी है, ये ठीक है। लेकिन उद्योगीकरण इतना लिमिटेशन में या इतने तरीके में होना चाहिए कि ताकि हमारा देश आज से कृषि प्रधान नहीं है। हमारे देश को किसी भगवान रामचंद्र जी ने या कृष्ण जी ने इन्होंने कृषि प्रधान नहीं बनाया। हमारा देश तो है ही कृषि प्रधान। अगर हिंदुस्तान का या भारत का कहीं नाम है या किसी वजह से नाम है तो वो कृषि प्रधानता की वजह से है। और अगर उस कृषि प्रधानता को आप ये सोच करके अगर कृषि प्रधानता को खत्म किया जा रहा है कि अनाज तो हम विदेशों से भी मंगा लेंगे, ये सोच मेरे हिसाब से गलत है कि किसान के भाई इसको सब कुछ खत्म करो, वो तो हम विदेश से भी मंगा लेंगे। विदेश से मंगा लेने की हमारी अपनी कैपेसिटी पूरी करो। और जितना भी विकास हो गया है, जितना भी वो हो गया, शहरीकरण, हमारे देश में शहरीकरण शब्द पैदा हुआ, वरना हिंदू दुनिया में कितने लोग, कितने देश विकसित हुए हैं। कहीं कोई शब्द किसी के इतिहास में या किसी के उसमें भी कहीं क्या नाम उसका शहरीकरण किस्म का शब्द नहीं दिखाई दिया कहीं। हमारे ही देश में ये शहरीकरण शब्द कहाँ से आ गया? और शहरीकरण के फिर मायने क्या है? शहरीकरण के मायने ये है अगर हमारा कृषि जो वो है टाइटल वो खत्म। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जो पहचान है क्या नाम है कृषि प्रधान देश के नाते, वो खत्म। उसको तो हमने खुद ही खत्म कर दिया। जैसे हमारे यहाँ आजकल हर उसमें इंटरनेशनल शब्द इस्तेमाल करना शुरू हो गया। हॉस्पिटल के लिए भी इंटरनेशनल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉस्पिटल में इंटरनेशनल फैसिलिटी। अरे भाई, अपनी फैसिलिटीज को सुधारो ना। अपनी फैसिलिटीज पे तो आपको विश्वास नहीं है। मुझे इंटरनेशनल फैसिलिटीज का आरक्षण या अट्रैक्शन दे करके अपने हॉस्पिटल को आप चला रहे हो। हम इंटरनेशनल फैसिलिटी की वजह से वहाँ दाखिल हो जाते हैं। वहाँ की सेवाएं लोकल अपने देश जैसी भी नहीं है। आज हॉस्पिटल सारे बदनाम हैं। सरकारी हॉस्पिटल इसलिए बदनाम है कि वहाँ काम ईमानदारी से डॉक्टर नहीं करते। ड्यूटी को अपने लॉयल्टी और फेथफुल्ली उसको ड्यूटी को पूरा नहीं करते। प्राइवेट जो इसलिए बदनाम है कि वो अपना क्या नाम है ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ पैसे से तोल के करते हैं। तो कुल मिला करके ये जो हमारे देश में जो शब्द चले हुए हैं, शब्दों के जो नैरेटिव बन गए 1947 के बाद से भाई विकास के नाम पे, तो ये सारे नैरेटिव भी ऐसे बेबुनियाद या गलत है कि जो हमें आगे बढ़ने की बजाय हमारे अस्तित्व को ख़त्म किए जा रहे। एक तरफ तो हमारा अस्तित्व हम धर्मवाद पे ख़त्म हो रहा है।
मधुवाद पे ख़त्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पे भी हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो हम रहेंगे कहाँ या जाएगा ये देश जाएगा कहाँ। तो कुल मिला करके जो हमारे ये है मोदी जी के नेतृत्व में अगर बीजेपी ने अगले 2-3 साल में भी कोई करिश्मा नहीं दिखाया तो फिर इस देश को संभालना या सुधारना जो है वो इतना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि बीजेपी में सारे मोदी नहीं हैं। बीजेपी ने आज तक इस 12 साल में ये कोशिश नहीं की कि कोई दूसरा भी मोदी और एक भी कोई मोदी पैदा हो। अब बीजेपी ने 15-12 साल में देश में बहुत कुछ किया, लेकिन दूसरा मोदी कोई पैदा नहीं किया। तो इसलिए कुल मिलाकर के हमारी सत्ता भी, हमारे उसकी भी, वो सब जब तक बुनियाद को हम थोड़ा दुरुस्त नहीं करेंगे साथ के साथ, आज के हालात मानता हूँ कि मोदी जी के सामने आज के हालात बहुत एक तरह से उलझे हुए कह लो या बहुत अनसेटेबल है, और विपक्ष ने और ज़्यादा उंगलबाजी कर रखी है। विपक्ष को तो सुधर जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए। मैं विपक्ष को कतई कड़े शब्दों में भी माफ़ करना, शायद मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन मैं विपक्ष को तो कड़े शब्दों में भी ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम सुधरो भी और क्या नाम है संभलो भी। विपक्ष के माने सिर्फ सत्ता हटाना नहीं है, विपक्ष के माने क्या नाम है देश हित की नीतियों को मजबूत करना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। सिर्फ प्रधानमंत्री पद को या सरकार को सिर्फ गाली देना ही डेमोक्रेसी का उद्देश्य या फर्ज नहीं है। पहला आलोचना करना ठीक है, आलोचना करना फर्ज है, लेकिन आलोचना में विरोध में बहुत फर्क है। हमारे देश में आलोचना का रिवाज नहीं शुरू हुआ, विरोध का रिवाज शुरू हो गया शुरू से ही। ये आज की भी बात नहीं है। और आज तो कुल मिलाकर अपने पद के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी पावर के लिए, मैं पावर में आऊँ इसलिए विरोध हो रहा है। ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। पूरी जनता को, हमारे पूरे वोटर को सावधान होकर के इस बात पर सोचना चाहिए और ऐसे तत्वों से मान लो कि दूर होना चाहिए। हमें वोटर के माने भी कभी ये नहीं है कि वो बंध के चले किसी के साथ। वोटर के माने ये है कि वो वक्त के हिसाब से, जनता की आवश्यकता के हिसाब से, देश की ज़रूरत के हिसाब से किसी पार्टी को सपोर्ट करे। आज कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है कि जहां देश की सुरक्षा को किसी तरह का कोई खतरा हो। ये ठीक है, अब उसमें कोई बढ़ोतरी जो है कोई बहुत चमत्कारिक बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और वो चमत्कारिक बढ़ोतरी जो है वो दो वजह से नहीं हो रही है। या तो विपक्ष की वजह से नहीं हो रही है, या मतदाता की बेवकूफ़ी की वजह से नहीं हो रही है। मतदाता 80 साल हो गए, हम कांग्रेस सरकारों को बेशक कोसते रहे, लेकिन हम खुद में भी ऐसे एक तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। आज ऐसे भी तो लोग हैं जिनको देश के कई बारे में ये पता नहीं है, और देश का भला और देश की सुरक्षा किन हाथों में है, और वो ये बात मानने को और सुनने को भी तैयार नहीं है। तो कुल मिला करके एक ऐसा मान लो कि वो बना है तमाशा देश में, और मान लो कि बुनियाद ऐसे उसमें रखी गई। मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, और भाई आज़ादी आसमान से गिरी और नेहरू नामक खजूर पे अटक गई, और वो खजूर पे ऐसी अटकी है कि वो खजूर से नीचे आज मोदी जी की कोशिश के बावजूद भी वो खजूर से नीचे नहीं उतर रही। और मैं जनता का, आपका, सबका आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, जनता का अभिनंदन करता हूँ जो मेरी बात को सुनते हैं। और सुनने के बाद मैं ये कहता हूँ, अगर आप मेरी बात लगे अच्छी, अगर मेरी बात हो सच्ची और आपको लगे अच्छी, तो इसको कहीं फैलाना। जब तक मेरी बात जनता में नहीं फैलेगी और आप सुन के भी, और जब तक उसको आगे प्रचारित नहीं करेंगे, तब तक सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी।
इसलिए अगर जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता है जनता को या सुनने वालों को, जो भी वीडियो देखने के तौर पे या सुनने के तौर पे अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैलाना चाहिए, क्योंकि इसका सबूत मेरे पास ये है कि नहीं असर नहीं हो रहा। जब असर नहीं हो रहा जनता को, तो जब असर इन वीडियो का जनता पर असर नहीं होता, ये सबूत 2024 का चुनाव का नतीजा है। अगर सबूत हमारे बताने का, वीडियो में सब कुछ अच्छी तरह से बताने का अगर असर हुआ होता तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की 60 सीट कम ना होती। तो ये ध्यान में रखा जाए कि सिर्फ वीडियोबाजी जो है वो इसका विकास का या उसका बहुत बड़ा साधन नहीं है। ये वीडियोबाजी है, लेकिन वीडियोबाजी पे अमल भी होना चाहिए। अंत में मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को 15 अगस्त के गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और ख़ास तौर पर ग्रामवासियों को, खास तौर पे ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि अपने अपने गांव में, अपनी अपनी जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर के अपना गणतंत्र दिवस मनाएं, क्योंकि हमारे पास अपना संगठन दिखाने के ये 2, 3, 4 ही मान लो के मौके हैं, जैसे या तो चुनाव, या फिर गणतंत्र दिवस, या फिर क्या नाम है 26 जनवरी। तो कुल मिला करके इन उसमें हमें तीनों जगह पर सत्ता के लिए भी, विकास के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी अपना संगठन दिखाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।